नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या नोटबंदी प्रधानमंत्री मोदी की अब तक की सबसे बड़ी गलती है? और इस गलती ने देश की अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट की। और अगर मोदी जी फैसला लेते समय अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सीनियर ऑफिशियल्स और करेंसी के एक्सपर्ट्स उनकी सलाह मानते तो ये गलती ना होती। और क्या मोदी के एक खास आदमी, बेहद खास आदमी जो उन्हें योगा सिखाया करते थे, क्या वो इस गलती में बराबर के जिम्मेदार हैं? क्योंकि अब 2000 रुपए का नोट वापस लेकर सरकार ने रंगे हाथ अपनी गलती मान ली। इसलिए मैं आपको वो सच्चाई से आज रूबरू कराने जा रहा हूं जिस सच्चाई को इस देश से, आपसे पिछले 6-7 वर्षों से देश के बड़े चैनल और अखबारों ने छुपाया है। अब दोस्तों, नोटबंदी या डीमोनेटाइजेशन भले ही एक कॉम्प्लेक्स इशू बनाए गए हों, लेकिन मैं आपको बहुत आसानी से, बहुत सहजता से उस सच को बताने जा रहा हूं जो अब तक छुपाया गया है, और आसानी से समझ में आएगा, बस गौर करते देखते चले जाइएगा। अब हुआ ऐसा कि जब मोदी जी प्रचंड जीत हासिल करके 2014 में इंद्रप्रस्थ की गद्दी पर बैठे तो गुजरात से वो अपने उस खास आदमी को लिया जो उनको योगा सिखाते थे। उनके बारे में बताऊंगा। और ये जो खास आदमी थे, भी बड़े इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं अधिकारी थे भारत सरकार में, वित्त मंत्रालय में। इन्होंने मोदी जी को बताया, बल्कि यूं कहें एक रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया कि 2011 से 2016 के बीच, यानी 11, 12, 13, 14, ये तो मनमोहन सिंह का टाइम हो गया, और 15, 16 मोदी जी का समय हो गया। उन्होंने कहा कि इन 5-6 सालों में 500 रुपए का नोट और 1000 रुपए का नोट, ये बड़ी तेजी से इनकी सप्लाई बढ़ी। 108% सप्लाई बढ़ गई है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें 30%, कम से कम 30-40% ब्लैक मनी, यानी एक संदेह था कि ये ब्लैक मनी है जिसकी वजह से ये जो बड़े नोट हैं इनका सप्लाई बढ़ती चली जा रही है। एक फिगर भी दिया गया, और ये जो फिगर है ये था 20% का, कि 20% जो सर्कुलेशन है वो काला धन का है, और इसको आंका गया तकरीबन 5 ट्रिलियन रुपया। 5 ट्रिलियन रुपया ये ब्लैक मनी है। अब सलाह ये दी गई कि अगर ये 500 और 1000 के नोट अगर इनको बंद कर दिया जाए और इनकी जगह नए नोट जारी किए जाए तो ये जो 20% ब्लैक मनी है, 5 ट्रिलियन रुपीस, इस पर कहीं ना कहीं चोट की जा सकती, काला धन खत्म किया जा सकता। अब क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, काले धन की बात की थी, उनको ये आइडिया रास आ गया, वो कन्विंस हो गए, और उसके बाद ही नए नोट छपने का, डिज़ाइन का तारीख जो है मुकर्रर कर दी गई। अब जिस वक्त 5 ट्रिलियन रुपए के ब्लैक मनी की बात हो रही थी, नोटबंदी की बात हो रही थी, 20% काला धन उसको हिट करने की बात हो रही थी, तब एक्सपर्ट्स ने मोदी जी से कहा कि मोदी जी, ये जो कैश है, काला धन सिर्फ कैश के रूप में जमा नहीं किया जाता। काला धन विदेश में हो सकता है, काला धन रियल एस्टेट में हो सकता है, फ्लैट बिल्डिंग में हो सकता है, काला धन गोल्ड, हीरे जवाहरात के रूप में हो सकता है, काला धन बेनामी संपत्ति के रूप में हो सकता है, सिर्फ कैश में नहीं होता है। इसी तरह रिजर्व बैंक ने भी उनको कई आइडियाज़ दिए कि साहब मत करिए क्योंकि क्राइसिस हो जाएगी, क्योंकि जो 500 का नोट है और 1000 का नोट है, 86% जो देश में मनी है, सर्कुलेट कर रही है, जो करेंसी है, 86% ये 500 और 1000 रुपए के नोट हैं। अगर इनको आप तुरंत बंद करेंगे, क्राइसिस खड़ी हो जाएगी साहब। अब दोस्तों, चूंकि 86% जो पैसा, यानी जो नोट सर्कुलेशन में थे देश में, वो 500 और 1000 रुपए के थे। अब मोदी जी से कहा गया था कि साहब इस पैसे को जैसे आप विड्रॉ करेंगे, इनको जैसे ही बंद करेंगे 500 और 1000 रुपए के नोट, क्राइसिस खड़ा हो जाएगा पूरे देश में। तो फिर एक ये आइडिया आया कि अगर 1000 रुपए से बड़ा नोट 2000 रुपए का अगर छाप के उसी वक्त इशू किया जाए तो इस क्राइसिस को मैनेज किया जा सकता है। वो जो शॉर्टेज होगी एकदम से, उसको मैनेज कर सकते हैं बड़े नोट से, छोटे की जगह बड़ा नोट। अब जब छोटे की जगह बहुत बड़ा नोट लाने की बात हुई तो फिर एक्सपर्ट्स ने मोदी जी से कहा कि मोदी जी, कहाँ तो आप 1000 रुपए का नोट बंद कर रहे हो और कहाँ 2000 रुपए का ला रहे हो। अब ये जो 2000 रुपए का नोट है, इससे तो शर्तिया काला धन और बढ़ेगा। लेकिन साहब मोदी जी कन्विंस नहीं हुए, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद जो जानकारों ने मुझे बताया, जो सुखद वित्त मंत्रालय में थे,
उनका ये कहना था कि फिर वही साहब जो मोदी जी के खास थे, मोदी जी को योगा सिखाते थे, मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में, बड़ा पुराना साथ था योग का, अध्यात्म का, राजनीति का, नौकरशाही का, वो साहब ये थे हसमुख अथिया, IAS हैं, 1981 बैच के। ये सबसे आप कह सकते हैं फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड मोदी जी के। आज भी मोदी जी के साथ है रिटायरमेंट के बाद भी। इन्होंने कहा आप चिंता ना करिए, मैं रेवेन्यू सेक्रेटरी हूँ, मेरे अंडर ही टकसाल आती है, मेरे अंडर ही सारी एजेंसियाँ आती हैं वित्त मंत्रालय की, मैं देखता हूँ उसको, ऐसा बताया गया। और साहब फिर अधिया साहब ने और मोदी जी ने मिलकर, आप सोचिए रिजर्व बैंक का गवर्नर लूप से बाहर, वित्त मंत्री जो अरुण जेटली लूप से बाहर, कई बड़े मंत्री कैबिनेट लूप से बाहर, अधिया साहब और मोदी जी, ऐसा कहा जाता है, इन्होंने प्लान को आगे बढ़ाया। और मई 2016 में 2000 के नोट का डिज़ाइन शुरू हुआ। डिज़ाइन अगस्त 2016 में कंफर्म हो गया और अक्टूबर 2016 में प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई 2000 रुपए के नोट की, गुलाबी नोट की। वही गुलाबी नोट जो आज दाग बन गया है मोदी जी के दामन पर। और उसके बाद अगले महीने नवंबर में वो ऐतिहासिक ऐलान भी हो गया नोटबंदी का। अब टाइगर तो आज रहेंगे जो एक पॉलिटिकल रिपोर्टर के साथ नामी गिरामी फाइनेंस रिपोर्टर भी रहे, वो तो खुलासा करने जा ही रहे हैं, लेकिन मैं कहानी पर वापस लौटता हूँ, चंद सेकंड आपसे लूँगा। दरअसल जब 2000 का नोट जारी हुआ तो फिर मार्केट में क्या हुआ? फिर मार्केट में जो फीडबैक है फिनेंस मिनिस्ट्री का, इंटेलिजेंस का, कि जो बिल्डर हैं, जो स्मगलर हैं, जो नंबर 2 का काम करते हैं, जो घूस और रिश्वत का खेल करते हैं, इनकी पौ बारह हो गई, लॉटरी लग गई। उसकी वजह यह है कि जब रुपया बड़ा होता है, हायर डिनोमिनेशन का होता है, बड़ा नोट होता है, तो ट्रांजैक्शन जितना बड़ा हो, पैकेट हमेशा छोटा होता है। और इसीलिए चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, ये कभी हायर डिनोमिनेशन में नहीं जाते। $100 से ऊपर आपको कोई डॉलर नहीं दिखेगा, 500 का डॉलर नहीं दिखेगा। डॉलर हमेशा 100 का होगा, 50 का होगा, 20 का होगा, 10 का होगा। हायर डिनोमिनेशन में हम इसलिए नहीं जाते हैं, दुनिया इसलिए नहीं जाती, क्योंकि बड़े से बड़ी रकम छोटे से छोटे पैकेट में आ जाएगी। यानी जो पैसा आपको ट्रंक में ले जाना है, अगर 2000 जैसा नोट हो तो ब्रीफ केस में आ सकता है। तो ये जो फॉर्मूला था, बड़ी रकम छोटा पैकेट, तो काला धन और बढ़ गया। वो मोदी जी जो काला धन लेके आ रहे थे, उस पर हथौड़ा चलाने जा रहे थे, दरअसल 2000 रुपए के नोट ने उस काले धन को देश में और विस्तार दिया। अब सच्चाई यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी कान खड़े हो गए। 2018 आते आते वित्त मंत्रालय में भी, खासकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में और एजेंसीज थी, जो DRI है और इसके अलावा जो ED है, इसके अलावा जो CBI है, या फेक करेंसी जो पकड़ती हैं एजेंसी, सबके कान खड़े हो गए कि साहब ये हो क्या रहा है। 2018 31 मार्च तक 6.73 लाख करोड़ 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन में थे। और तब यह तय किया गया कि अब ये नोट की छपाई नहीं होगी, नोट जिस बैंक में आएगा फिर वो वापस सर्कुलेशन में नहीं जाएगा। और धीरे धीरे इस नोट को कर्ब किया जाने लगा, 2000 का नोट। मुझे लगता है आपको भी ATM से पिछले कुछ अरसे में ये नोट नहीं दिखा होगा, लेकिन हकीकत क्या? हकीकत ये है कि पिछले महीने तक 31 मार्च 2023 तक, 2 महीने पहले तक 3.62 लाख करोड़, तकरीबन 3.25 लाख करोड़ 2000 रुपए के नोट अभी भी मार्केट में। ये तस्वीर है काले धन की। ये पैसा जो वापस ही नहीं आ रहा, ये पैसा जो वापस बैंक के चेस्ट में नहीं जा रहा है, ट्रेजरी में नहीं जा रहा है, इसी पैसे को वापस करने के लिए काफ़ी समय से मोदी जी को फिर से कन्विंस किया जा रहा था। अधिकारी फिर से कन्विंस कर रहे थे कि मोदी जी वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए। अब मोदी जी क्या करें? उनको लग रहा था ये तो गलती पकड़ी जाएगी, कितने यू टर्न लूँगा मैं, किसान आंदोलन पर भी यू टर्न ले रहा हूँ और तमाम मुद्दों पर मैं यू टर्न ले रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के आगे भी झुक रहा हूँ, कानून मंत्री को भी हटा रहा हूँ, कितने यू टर्न। और लिहाजा तिथि तय हुई कि जब मोदी जी विदेश जाएंगे तब उनके पीछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंसमेंट करेगी कि 2000 रुपए का नोट विड्रॉ किया जाता है, वापस लिया जाता है। मुझे लगता है कि ये कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि टाइगर को तो आपने सुना ही नहीं। और मुझे लगता है टाइगर जो फाइनेंस की बड़ी पैनी निगाह रखते हैं फाइनेंशियल मैटर्स पर, उनको भी सुनते हैं। बड़ा खुलासा है, इसकी तह में हम दोनों जाएंगे, आखिर तक सुनिएगा, कम से कम एक नया पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा।
टाइगर, पहला जो सवाल है वो ये है कि जिस वक्त नोटबंदी हो रही थी, जल्दबाजी में की गई, एक्सपर्ट्स मना कर रहे थे 2000 के नोट के लिए कि इतना हायर डेनोमिनेशन का नोट मत लाइए। दुनिया में कहीं भी इतने हाई डेनोमिनेशन के नोट नहीं होते, चाहे वो डॉलर कह लीजिए, डॉलर 100 रुपए से ज़्यादा, $100 से ज़्यादा नहीं है। आप यूरो देखिए, 500 से कम छपते हैं, 500 का भी विड्रॉ कर लिया उन्होंने। तो किसी देश में इतने हायर करेंसी नहीं छपती है। मोदी जी को मना किया, उस वक्त नहीं माने, और आज हम देख रहे हैं कि जो गलती मोदी जी ने करी थी आज से कई साल पहले, उस गलती को सरकार ने स्वीकार कर लिया। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी के ज्यादातर जो फैसले हैं उसमें रिसर्च नहीं है, एक्सपर्ट्स से ठीक तरह से राय मशविरा नहीं है, अपने मन की करते हैं, और अगर उनके एक्सपर्ट्स हैं तो वो नौसिखिया हैं। आज ये नोटबंदी पार्ट 2 से क्या साबित होता है? पार्ट 2 नोटबंदी से यह साबित होता है कि सरकार ने अपना जो एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया था, बहुत बड़ी गलती की थी, उस पर मोहर लगाई। जो मूर्खतापूर्ण तुगलकी फैसला लिया था उसका पश्चाताप किया। लेकिन इस 6 साल में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो जो पटरी से नीचे उतरी है दीपक भाई, अभी तक पटरी पे नहीं चढ़ी। ये भूल जाइए कि हम तीसरी पांचवी इकोनॉमी है वर्ल्ड में, हम ट्रिलियन के उस पे जा रहे हैं, हमारा जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, सब बोगस आंकड़े। इसका यदि पोस्टमार्टम आप करेंगे तो आपको भयावह स्थिति दिखेगी। और मैं मानता हूं कि हम श्रीलंका के कगार पे हैं। मैं अभी भी बार बार ये कहता हूं कि इस रोजी पिक्चर पे मत जाइए कि जीएसटी बहुत बड़ा है। जीएसटी हमारा बड़ा है क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा है, उस पर टैक्स ज्यादा आता है, तो उससे टैक्स आता है। सीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी देखा जाए वो हम गिरे हैं। हम डिमोनेटाइजेशन आप तब करते हो जब आपके देश में बहुत ज्यादा काला धन है, आपको लगता है कि एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, उसको ध्वस्त करने के लिए आप डिमोनेटाइजेशन करते हो। और डिमोनेटाइजेशन होता कैसे? बड़े नोट सर्कुलेशन से विड्रॉ कर अर्थव्यवस्था छोटे नोटों के भरोसे चलाई जाती है, उसे डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। लेकिन बड़े नोट विड्रॉ करके उससे भी बड़ा नोट इंट्रोड्यूस करना ये डिमोनेटाइजेशन नहीं है, ये बहुत बड़ा मूर्खतापूर्ण तुगलकी फैसला था। यही एजुकेशन मैटर करता है सर। या यहां आपके पास एजुकेशन नहीं है तो एजुकेटेड लोगों को साथ में रख के उनके एडवाइस पे चलना यह मैटर करता है। यदि मुकेश अंबानी ने प्लेन खरीदा है तो उसने पायलट रखे हैं, खुद नहीं चलाते क्योंकि वो नहीं है उसके लिए क्वालिफाइड। यदि आप आर्थिक नीतियों पे कोई भी निर्णय लेने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, सक्षम नहीं है, तो आपको उन अर्थशास्त्रियों के भरोसे रहना पड़ेगा। नोटबंदी नहीं करनी चाहिए करके ये लगातार पूरे विश्व के अर्थशास्त्री बता रहे थे, आपके आरबीआई के गवर्नर बता रहे थे। आपने आरबीआई के गवर्नर बदलवा दिए लेकिन आपने नोटबंदी की क्योंकि आपके मन में एक हिक थी कि बस चलो नोटबंदी करता हूं, मैं दिखा दूंगा इनको। क्या दिखा दिया आपने? 2000 का नोट। 2000 का नोट जब भी सीबीआई रेड करती है, ईडी रेड करती है, या कोई भी एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इनकम टैक्स रेड करती है, जो काला धन मिलता है वो 2000 के नोट में मैक्सिमम पाया जाता है। ये लगातार रिपोर्ट्स हम दे रहे हैं, ये आरबीआई की रिपोर्ट भी कहती है। जी टाइगर, लेकिन मैं बुनियादी सवाल पे आ रहा हूँ। मैं बुनियादी सवाल पे ये आ रहा हूँ क्योंकि हम इस पूरी घटना का एक तरह से मैं डिकोड हम करना चाहते हैं कि गलती कहाँ हो गई। जब सारे अधिकारी जो इस देश में अर्थशास्त्री हैं, जो करेंसी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियां रखते हैं, इस तरह के एक्सपर्ट जब मोदी सरकार से कह रहे थे कि भाई 2000 रुपए का नोट मत लाइए, जो आपका मकसद है काले धन को खत्म करने का, उस मकसद की ही ऐसी तैसी हो जाएगी, मत लाइए 2000 रुपए का नोट। सबने समझाने की कोशिश करी, सेक्रेटरी ने समझाया, अरुण जेटली से तो बात ही नहीं मोदी जी ने उस वक्त करी जो वित्त मंत्री थे, और भी लोगों ने कहा, पता ही नहीं था। जी उनको पता ही नहीं था। और मोदी जी इतना सीक्रेट इसको बनाए हुए थे कि उनको लग रहा था कि सारी मतलब इसको लागू करते मैं इतिहास नया रच दूंगा। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो एक्सपर्ट की बात नहीं मान रहा, सारे लोग एक एक करके उनको समझाने की कोशिश कर रहे, ये किस तरह का माइंडसेट है कि जहां बात मानने को तैयार नहीं है और अब गलती रंगे हाथ पकड़ी गई? ये माइंडसेट जो आप कहते हैं, ये माइंडसेट सामंती या तानाशाही माइंडसेट है। यदि मैंने तय कर लिया तो वो होना ही चाहिए। यदि मैंने तय कर लिया 3 किसान कानून लागू करने तो वो होने ही चाहिए।
यदि मैंने ये तय कर लिया कि नया पार्लियामेंट बनना है तो होना ही चाहिए, चाहे जरूरत हो नहीं हो। यदि मैंने तय कर लिया कि वंदे भारत चलानी है तो चलानी ही है, चाहे आपके पास रैक हो ना हो। फिर एक वंदे भारत के रैक उठा के दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाते हैं। सरकार गिरानी है तो गिरानी है। हाँ, यदि आपको सरकार गिरानी है तो गिरानी है, आपको सरकार बनानी है, चाहे चुनाव जीतना या हारना है। हर चीज में तुगलकी फैसला, क्योंकि आपको यह लगता है कि आप भगवान हो गए हैं। और कुछ अंध भक्तों ने ये पाप हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, आने वाले समय में इतिहास लिखेगा पन्ना, भविष्य पूछेगा सवाल इन तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स पे जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, कि आपके दिमाग को क्या हो गया था? क्या आपने दिमाग की लॉकअप में रख दिया था क्या? आपकी विचार शक्ति कहां गई थी? आप इतने अंधे हो गए थे, आप इतने बहरे हो गए थे कि जनता का आक्रोश आपको दिखाई नहीं दिया। देश की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से नेस्तनाबूद हो रही थी, आपको दिखाई नहीं दी, और आप जयकारा लगाते रहे। चाटुकारिता का यदि इतिहास लिखा जाएगा तो 2014 से लेके 2024 तक का पीरियड, उसमें चाटुकारों का गोल्डन पीरियड लिखा जाएगा। जी। कौन सवाल पूछेगा? जी। क्या कैबिनेट ने सिर्फ एक आदमी ने सवाल पूछा, जिनका नाम नितिन गडकरी है? उन्होंने पूछा कि आपने सोच समझ से निर्णय लिया? उन्हें कहा निर्णय लिया सोच समझ के। क्या सोचा था प्रधानमंत्री बताएं? क्या समझा था प्रधानमंत्री बताएं? 2000 का नोट 2016 में इंट्रोड्यूस करते हैं, 2018 में आप उसको प्रिंटिंग बंद करते हैं, और 2023 में आप कहते हैं उसको, और वो भी सर्कुलर इतना हास्यास्पद है कि ये नोट चलन में नहीं रहेगा, बट विल रिमेन एज दी लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मतलब यदि मैं कल पेट्रोल भरने के लिए 2000 रुपए दूं और उसने लेने से मना किया तो मैं उसके ऊपर खिलाफ केस कर सकता हूं कि भारत सरकार द्वारा जारी की हुई करेंसी आपने लेने से मना कर दी। लेकिन सर्कुलर दूसरी तरफ उसको कहता है कि तू भैया अभी इसको बैंक में जमा कर दिए, 31 के बाद पता नहीं क्या होगा। आप बोल देते ना कि 31 के बाद ये लीगल टेंडर नहीं रहेगा। ऐसी क्या शर्म आ रही थी आपको ये बोलने में? टाइगर, एक चीज और इसमें आ रही कि ये जो 2000 नोट को बैन करने की बात थी या इसको विड्रॉ करने की बात थी, ये 2018 से ही मामला चल रहा था। फिर 19 में फिर ये फाइल चली, बार बार जो है फाइल आ रही थी जा रही थी। जैसा कि लोग कहते हैं, मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन वित्त मंत्रालय से फाइल पीएमओ जाती थी, पीएमओ से फिर वो आरबीआई, फिर वो वही चक्कर काट रही थी फाइल। ये फाइल पर तब फैसला लिया गया है जब कर्नाटक के चुनाव आप हार गए और 4 राज्यों में चुनाव होने हैं। आप चाहते हो कि किसी तरह से जो फाइनेंशियल पाइपलाइन है, क्योंकि भाई आपको पता है चुनाव में जो पैसा है वो कैश में ही दिया जाता है, तो किसी तरह से विपक्ष की फाइनेंशियल पाइपलाइन तोड़ने के लिए इन्होंने अब ये फैसला किया है। मतलब जो फैसला कायदे से 2-3 साल पहले हो जाना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे भी मोदी जी राजनीति कर रहे हैं? नहीं, राजनीति तो है ही। जब पहली बार नोटबंदी हुई थी तब उत्तर प्रदेश के चुनाव थे और सारे सेफोलॉजिस्ट, सारे सर्वे बता रहे थे कि बहुजन समाजवादी पार्टी बहुत लीडिंग पार्टी होगी, और सारी दुनिया जानती है बहुजन समाजवादी में पैसे का खेल कैसा होता है। नोटबंदी लाके इतने क्रैकडाउन हुए हैं, कई उन्होंने 11th आवर में, नोटबंदी के बाद आप यदि लिस्ट देखेंगे बीएसपी की, कितने उम्मीदवार उन्होंने बदले हैं। उसका कोई लॉजिक नहीं था कि सबसे पहले उम्मीदवार अनाउंस करने वाली पार्टी, जिस उम्मीदवार ने 6-6 महीने काम किया, उनको फिर नोटबंदी के बाद क्यों बदला गया? ये सवाल के जवाब तो बीएसपी दे सकती है जी। लेकिन अब 4 राज्यों में चुनाव है, 4 राज्यों में राजनीतिक, बिल्कुल राजनीति है। 4 राज्यों में चुनाव है। उसमें यदि आप तेलंगाना में देखा जाए तो ये सुपड़ा साफ है, छत्तीसगढ़ में ये सुपड़ा साफ है, इनके पास नेता नहीं। मध्य प्रदेश में मैं आज ही आया हूं, मध्य प्रदेश से लौट के, लोग ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में तो कर्नाटक से भी बुरी स्थिति हो सकती है बीजेपी की। भागादौड़ी हुई है, लोग अभी से भाग रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, और कांग्रेस पार्टी जैसी कर्नाटक में एक होकर लड़ने का प्रयास कर रही है, वैसा एक ही होने का प्रयास कर रही है। जो सीटें पिछले 5 चुनाव से कांग्रेस को नहीं आई, ऐसे 66 सीटों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद दिग्विजय ने अपने सर पे ली। टाइगर, आप ये कहना चाह रहे हैं, जो आपकी बात निकल के आ रही है, जो सार है कि नोटबंदी जब करी थी तो भी दिमाग में राजनीति थी कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होना था और बहुत क्रूशल था। तो नोटबंदी पार्ट 1 तो भी मोदी जी के दिमाग में सियासत, चुनाव,
और नोटबंदी पार्ट 2, यानी अब ये 2000 रुपए का नोट वापस ले रहे हैं, तो भी इनके दिमाग में जो है वही सियासत है। कहने का मतलब ये है कि क्या आपको लगता है कि अगर मोदी जी ने एक्सपर्ट्स की मदद ली होती, मोदी जी ने अगर मेरिट पर लोगों को अपने इर्द गिर्द रखा होता, चापलूसों को ना रखा होता, तो आज मोदी की सरकार कुछ बेहतर ढंग से काम कर रही होती। आज बहुत मोदी की सरकार तुगलकी फैसले ना ले रही थी। आपको लगता है कहीं ना कहीं मोदी जी ने देश को फंसा दिया एक आदमी ने? बिल्कुल बुरी तरह से फंसा दिया। 2014 में जब मोदी जी को मैंडेट मिला तो मैं भी बहुत आशावान था। मुझे लगा कि अब इस इंसान को कास्ट बेस्ड या रीजन बेस्ड या एनडीए के बाकी पार्टनर की जो दादागिरी होती है वो झेलने की जरूरत नहीं है। वो सारा प्रकोप एनडीए के पार्टनर्स की तकलीफ ये तो अटल जी ने झेली। इसके बाद भी यदि बीजेपी के इतिहास में बात की जाएगी तो अटल जी का जो 5 साल का कार्यकाल था वो स्वर्णिम कहा जाएगा। भले लोगों ने उनको हरा दिया, वाकई अच्छे दिन की शुरुआत करने का प्रयास उन्होंने किया था, लेकिन इस इंसान ने जब अपने को चांस मिला एक अच्छा राज सरकार देने का, बेसिकली क्या है दीपक भाई, जो गुजरात मॉडल को देख के लोगों ने सत्ता में लाए। उनको लगा गुजरात को स्वर्ग बना दिया तो ये हमको अब हमारा भी स्वर्ग बना देंगे। तब भी मैं कह रहा था कि गुजरात का मॉडल मॉडल नहीं है, लेकिन हमारी 1 2 3 4 लोगों की आवाज बिल्कुल कम पड़ गई थी और सारे लोग गुजरात के मॉडल की उदो उदो कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। गुजरात का बेसिकली मॉडल ही फ्रॉड मॉडल था। गुजरात पे कर्जा कितना था, मैं बार बार कह रहा था कि गुजरात के जैसा मॉडल होगा तो इस देश पे कर्जा होगा, और आज 211 लाख करोड़ का कर्जा इस देश पे है। हम 27 लाख करोड़ की जो हमारी इनकम है उसमें से 11 लाख करोड़ हम डेब्ट सर्विसिंग को दे रहे हैं। जो देश 25 से 30% सिर्फ कर्जा अदायगी में अपना खर्चा करता है वो क्या विकास करेगा? आपका सैलरी और बाकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है और जो परफॉर्मिंग जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है आपका? आप आंकड़े देखेंगे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये भगवान पे विश्वास रखते हैं कि भगवान चला रहा है देश को। भगवान की दया पे ये देश हमने छोड़ा आर्थिक स्थिति में, क्यों? कौन जिम्मेदार है इसका? यही इंसान जिम्मेदार है क्या? ऐसे ऐसे लोग आपने एजुकेशन मंत्री बनाया था अरुण वो ईरानी को, स्मृति ईरानी जी को, उनका खुद का एजुकेशन की डिग्री मालूम नहीं थी उनको क्या है, क्योंकि आपको लगा कि मैं भगवान हो गया हूं, मैं जिसको चाहे मंत्री बनाऊं, जिसको चाहे करूं। मुझे बताइए 2014 से लेकर 2023 तक मुझे परफॉर्मिंग मंत्री का नाम बता दीजिए इनके पूरे कैबिनेट में कि जिस मंत्री ने कुछ झंडे गाड़े होंगे, जिस मंत्री ने कुछ ऐसे नए आयाम स्थापित किए होंगे जो देश आने वाला इतिहास, आने वाली पीढ़ी उसको याद करेगी। इन्होंने सिर्फ गड्ढे खोद के गए हैं। नोटबंदी का गड्ढा खोदा है, 5 स्लैब में जीएसटी लाया, तब भी हम कह रहे थे कि 5 स्लैब में जीएसटी नहीं होता है। 1 टैक्स 1 नेशन के मायने अलग हैं। अब वो घट के 3 स्लैब पे आया और वो 2 स्लैब पे आ रहा है। आपने कोई जनता के लिए आप जनता किसानों को 6,000 रुपए दे रहे हैं, आप जनता को 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, तो आप पेट्रोल से जनता का खून चूस रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा बढ़ा के और कर्जा बढ़ा बढ़ा के इस देश को आप ऐसे गर्त में ले जा रहे हैं कि आने वाले कई सालों तक बड़े इकोनॉमिस्ट भी आए वो भी इस देश को संभाल नहीं पाए। क्योंकि क्या होता है, दूध गर्म होने के पहले उसको ठीक ठाक एडजस्ट किया जाता है, एक बार दूध फट गया जी तो फिर वो दूध किसी काम का नहीं है। तो ये फट स्थिति गया। अब इस देश की हो रही है। अब कई जगह पे यू टर्न होंगे, किसानों के यू टर्न हो गए, उसके पहले सबसे पहले यू टर्न हो गया जो आपने लैंड एक्विजिशन बिल लाया था उस पे यू टर्न हुए, किसानों के बिल पे यू टर्न हुए, आप 2000 के नोट पे यू टर्न हुए। 2000 रुपए का नोट वापस लेने के लिए आपने जिस दिन ये इंट्रोड्यूस किया, जब नोटबंदी की तो चौड़ा होकर आपने की, आज आप उसी चौड़ाई के साथ चलते और बोलते मैं विदेश जा रहा हूं, लेकिन जाने के पहले मैं एक बार और कह रहा हूं कि 2000 का नोट भी मैं बंद कर रहा हूं। नहीं वो वो तो खैर हिम्मत ठीक। नहीं है आप में, चेहरा नहीं है आप में। यू कांट फेस द कंट्री बिकॉज यू आर एक्सेप्टेड दैट यू हैव क्रिएटेड यू आर मेड अ ब्लंडर। ये प्रॉब्लम है यहाँ का। पिछली बार जब नोटबंदी उन्होंने करी थी मोदी जी ने, तब तो वो हीरो बने हुए थे। 8 बजे का प्रसारण होगा, लाइव संदेश दिया जा रहा था, टीवी पर मोदी जी छाए हुए थे कि आज रात 12 बजे जैसे डायलॉग। और अब मैं देख रहा हूँ कि जब पार्ट 2 हुआ, जब उसको आप वापस ले रहे हो, तो मोदी जी विदेश चले गए। मुझे लगता है कुछ लोग कह रहे थे कि जब मोदी जी विदेश जाएंगे तभी ये प्लान बन गया था कि तभी अनाउंस आरबीआई करेगा।
मैं दो तीन चीजें आपके सामने रखकर आखिरी कमेंट आपका जानना चाह रहा हूँ कि जैसे अडानी का मामला हुआ, मोदी जी खामोश रहे, चुप रहे। उसके बाद मोदी जी पर डिग्री के बहुत से सवाल लगे, डिग्री पर बहुत से तथ्य है, मोदी जी अपनी डिग्री के बारे में अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। बृजभूषण सिंह का हम मामला देख रहे हैं कि एक सांसद पे दुष्कर्म के, यौन उत्पीड़न के इतने गंभीर आरोप हैं। चैंपियन बेटियां बैठी हुई हैं 15-20 दिन से, कोई उनका पूछने वाला नहीं है, और एक बाहुबली को बचाया जा रहा है। फिर ये नोटबंदी का हमने देखा, ऐसे कई फैसले एक के एक बाद एक हम गिनाते चले जाए। क्या इस फैसले जो भी हो सामने आ रहे हैं अब, और रंगे हाथ, मतलब ये नोटबंदी का मामला तो रंगे हाथ गलती पकड़ी गई, आपको लगता है कि सारी चीजें हम देखें, एक कंप्रिहेंसिव व्यू ले, तो मोदी सरकार की क्रेडिबिलिटी गिरी है, मोदी सरकार की साख गिरी है, और इस साख जिस तेजी से नीचे गिरती जा रही है, 24 का चुनाव उतना मुश्किल होता जा रहा है। क्या मोदी एक मुश्किल जमीन पर खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हैं मुश्किल जमीन पर। यदि हमारे देश में हम साख गिरने की और साख ऊपर उठने के बैरोमीटर यदि हम चुनाव के नतीजे माने, तो 2018 से लेके 2023 तक 31 विधानसभाओं के चुनाव हुए, उसमें मात्र 6 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में अपने बलबूते पे सत्ता में आई। जिन 6 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य भी हैं, तो गुजरात, यूपी और आसाम छोड़ा तो अपने बलबूते पे, या उत्तराखंड छोड़ा तो अपने बलबूते पे, ये राज्य नहीं है। बाकी सब जगह इनकी सरकारें जोड़ तोड़ की हुई सरकारें हैं, किसी के टेकू से लगी हुई सरकारें हैं, विकलांग सरकारें हैं, और ये कहते कि हम सत्ता में हैं। मैंने कहा ना, चुनाव हारने के बाद सरकार कैसी बनाई जाती है, इसका डिप्लोमा और डिग्री मोदी जी ही बांटते हैं देश में। तो मोदी जी की तो साख गिरी है। अब गुजरात के चुनाव से भी देखें तो गुजरात में जीते गुजरात की अस्मिता पे। गुजरात ने ऐसा कौन सा तीर मार दिया है? गुजरात का जीडीपी कहां गया है? 2000 गुजरात का को जो दाग है, ये जो पिंक दाग है, गुलाबी रंग का नोट, गुलाबी रंग का दाग, ये दाग क्या इनको कहीं ना कहीं इनका पीछा करता रहेगा अब 2024 बहुत तक? बहुत बुरी तरह से। मैंने वही तो कहा, गुजरात का चुनाव अस्मिता पे जीता, हिमाचल में मुंह औंधे मुंह गिर गए, दिल्ली में औंधे मुंह गिर गए, कर्नाटक में सुपड़ा साफ हुआ। आने वाले राज्यों में मुझे कोई दिखाई नहीं देता। मैं आपको मध्य प्रदेश की बता रहा था, उसके बाद राजस्थान में आ जाइए आप। राजस्थान में वसुंधरा के चरणों में चरण वंदना किए बगैर ये वहां सत्ता में नहीं आ सकते। जी ऐसे में 2024 का क्या लगता है आपको? ये लोग, ये जो रोज आपका रिपोर्ट कार्ड आ रहा है, पहला सेमेस्टर फेल, दूसरा सेमेस्टर फेल, तीसरा सेमेस्टर फेल, चौथा सेमेस्टर फेल, ये गुजरात की यूनिवर्सिटी है क्या बिना पढ़े डिग्री दे दे? ये भारत की जनतंत्र की यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, लोकतंत्र का विश्वविद्यालय है। यहाँ पे ऐसे ही सेमेस्टर आपको बता देते हैं कि आप कहाँ हैं। तो फाइनल बहुत मुश्किल होने जा रहा है। हम बार बार कह रहे हैं कि फाइनल मुश्किल होने जा रहा है, और यदि ऐसा ही चलता रहा, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय लगातार इनको जूते मार रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। पैगेसिस हो या ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन हो कि दिल्ली का सत्ता संघर्ष हो, देखिए आप दिल्ली में रात को आप अध्यादेश ले आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की रक्षा करते हुए एक निर्णय दिया। आप जिस संविधान के सामने नतमस्तक होते हैं, उस संविधान को नकारते हुए आप एक अध्यादेश लेके आए हैं। ये क्या बताता है? जी। तो फिर एक मुस्लिम बिल यदि सर्वोच्च न्यायालय के कोर्ट के डिसीजन के बाद राजीव गांधी ले आए थे शाहबानू के मामले में, तब राजीव गांधी को और कांग्रेस को धुतकारने वाली भारतीय जनता पार्टी आज क्यों चुप है? सर्वोच्च न्यायालय के बाद नया अध्यादेश आता है तो एलजी को लेके। ये दो मुही बातें और दोहरा स्टैंडर्ड जो है इनका अब लोगों के बीच में आ गया है। जी। इसलिए 2024 धीरे धीरे मतलब अभी तो ये 200 के भी नीचे जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। हम तो 60-70 कम ही बोल रहे थे। जी सर, टाइगर आप आए और आपने जो कहा कि कहीं ना कहीं जो दोहरे मापदंड हैं, डबल स्टैंडर्ड्स हैं, दो चेहरे ये सामने अब आ गए, बेनकाब हो रहे हैं, और 2024 जो है कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल भरा सफर मोदी और अमित शाह के लिए हो सकता है। और जिस तरह से नोटबंदी में पूरी तरह से सरकार की जो गलती है वो सामने आई है, ये भी एक मुझे लगता है 24 का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। टाइगर आपने रोशनी डाली और आपने हाईलाइट किया वो चीज़ें जो
एक्सपर्ट अमूमन आज की तारीख में कैमरे के सामने बोलने से डरते हैं और इसीलिए लोग आपको टाइगर कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में। धन्यवाद।